मैं नीता बाजपेयी आपको अपने प्रोग्राम वंदे मातृभूमि में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ भारतीय नौसेना के रिटायर्ड कमोडोर श्री विजय रावत जी हैं। गहन समीक्षा करेंगे जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं को और कुछ तर्कों को तार्किक रूप से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, हमारे अपने प्रोग्राम वंदे मातृभूमि में आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार नीता जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया एंड मुझे आशा है कि जो हमारी बातचीत चलेगी और वार्तालाप होगा तो उसमें काफ़ी जो आपके दर्शक गण हैं उनको काफ़ी लाभ होगा। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी ऑपरेशन सिंदूर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ऑपरेशन सिंदूर का? तो कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन के 2-3 लक्ष्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। बिना ऑब्जेक्टिव के कोई भी ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जा सकता जी। ऑपरेशन सिंदूर पहले नाम से शुरू करते हैं जी। जब भी आप कोई कोड वर्ड किसी भी ऑपरेशन को देते हैं जी, तो उस कोड वर्ड में सिर्फ एक शब्द होना होता है। आप 2 शब्द नहीं लगा सकते उसमें। ओके। जैसे ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सिंधु विजय नहीं कर सकते आप। अच्छा। ऑपरेशन सिंदूर और इतना वो सिंबॉलिक है ऑपरेशन, ये नाम सिंदूर। जी। क्योंकि जब वो घटना हुई थी, दर्दनाक घटना हुई थी पहलगाम में, तो काफ़ी जो महिलाएं थे, हिंदू महिलाएं, उनके जो हस्बैंड्स का कत्ल हुआ था, तो उस समय उनके सिंदूर मिट चुके थे। बिल्कुल सर। तो ये मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री के जहन में ये आग थी जी कि मैं उसका बदला चुकाऊंगा। और जिस बेरहमी से, बेदर्दी से उन्होंने ये टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम दिया था, उनका उसी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और उन्हें ऐलान भी कर दिया था। जी। वैसे तो हमारी फौजें जो हैं हर समय तैनात रहती हैं एंड काफ़ी सिनेरियोज होते हैं जो हमें वॉर में, शायद उस सिनेरियो में हमें अमल करना पड़े, उसकी हमारी रिहर्सल होती रहती है। वॉर गेमिंग होती रहती है। अच्छा। कंप्यूटर में वॉर गेमिंग मतलब आपके हिसाब से हमेशा हम लोग वॉर के मूड में ही रहते हैं? 100%। भारतीय आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया वो हर समय तत्पर हैं, हर समय रेडी हैं एंड उनका हर समय जो अभी आम जनता को तो आर्मी नेवी एयरफोर्स का प्रदर्शन होता है 26 जनवरी की परेड में, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। स्पेशली मिलिट्री आर्ट को सीखना इतना आसान नहीं है। तो सारे सिनेरियो को वॉर गेम कहा जाता है। अच्छा। तो जैसे ये सिनेरियो है कि भाई आतंकवादियों के कैसे निपटना है, तो क्या होता है कि हर लड़ाई का एक स्पेक्ट्रम होता है। अच्छा। सो एक लो एंड स्पेक्ट्रम से हाई एंड स्पेक्ट्रम तक एक पूरा वो बैंडविड्थ होता है। अच्छा। तो क्या होता है कि लो एंड विल बी लाइक छोटा सा लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि आतंकवाद के अगेंस्ट लड़ाई करना, और धीरे करके फिर कन्वेंशनल वॉरफेयर, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, कन्वेंशनल वॉरफेयर, उसके बाद न्यूक्लियर वॉरफेयर। तो ये हाई एंड हो गया। उससे पहले वेरी एग्रेसिव वॉर भी होती है। एक तो नॉर्मल वॉर होती है, एग्रेसिव वॉर होती है, उससे पहले कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो ऐसे कई मायने होते हैं ये बैंडविड्थ में। आज के ज़माने में कंप्लीट वॉर तो कुछ देश कर सकते हैं। जी। क्योंकि वॉर भी एक बिजनेस है। हाँ। स्पेशली अगर आप अमेरिका को देखो, रशिया को देखो, बड़े बड़े कंट्रीज को देखो, तो वो ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज के साथ जंग करते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान। उनका क्या रिएक्शन है? उनका कोई रिएक्शन है ही नहीं। जैसे कि आपने इराक में किया, जैसे कि आपने सीरिया में किया, वहाँ पे कोई रिएक्शन है नहीं उन लोगों का ज़्यादा। वो एक्चुअली फाइट नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आप अपने सारे जो वेपन इक्विपमेंट आपने नए नए बनाए हैं उसका आप प्रदर्शन करते हैं। लड़ाई भी हो रही है, वेपन के प्रदर्शन भी हो रहे हैं, वहाँ पे पूरा खून खराबा भी हो रहा है और काफ़ी तहस नहस हो रहा है। और बाकी जो देश हैं वो आपके इक्विपमेंट को देखते हैं और उनको लगता है यार ये हमें खरीदना चाहिए, ऐसे विमान हमें खरीदने चाहिए। तो ये बड़ा बन गया बिजनेस। जी, बिल्कुल। लेकिन जब आप इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना का अगर आप देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हमारे बड़े क्लियर कट लक्ष्य हैं। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते हैं। आपको पता ही होगा कि 1979 में रशियन फोर्सेस ने अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई कर लिया था। अब उनका रीज़न क्या था? कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण यह था कि उनको वार्म वाटर पोर्ट चाहिए था अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। एंड वार्म वाटर पोर्ट वो अफगानिस्तान के थ्रू आ सकते थे टू दी अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन। उनका तो ये मेरे ख्याल मुद्दा था। अब ये अमेरिका को भाया नहीं। उस समय तो देयर वाज अ बाइपोलर वर्ल्ड। अमेरिका ने फिर क्या किया, थ्रू पाकिस्तान एक मुजाहिदीन फोर्स क्रिएट की। एंड उसमें जो सारे जो फंडिंग हुई वो अमेरिकन CIA से फंडिंग हुई थ्रू द पाकिस्तान ISI एंड दे क्रिएटेड मुजाहिदीन। और वो 10 साल तक युद्ध चलता रहा और उस युद्ध के बाद
रशियन फोर्सेस को वहाँ से वापस जाना पड़ा, विड्रॉ किया। अब हुआ क्या कि इस दौरान पाकिस्तान में कई ऐसे गुट बन गए जी, जो कि टेररिस्ट वॉरफेयर में यानी अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में काफ़ी माहिर हो गए। अब जब वो काम खत्म हो गया, अब ये क्या करेंगे? हाँ, जॉबलेस हो गए। तो ये जॉबलेस हो गए। एंड जो पाकिस्तान की आईएसआई थी जिन्होंने उनको बढ़ाया चढ़ाया था, उनको सिखलाई कराई थी, उनकी देखभाल की थी, उनके पास एक वेपन आ गया। और इंडिया और पाकिस्तान का तो काफ़ी वैसे भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। 47 to 48 एक लड़ाई हुई, फिर 65 में हुई, फिर 71 में हुई, उसके बाद कारगिल हुआ, और कारगिल के बाद फिर अब ये हुई। तो काफ़ी एवेन्यूज़ थे। एंड पाकिस्तान ये भी जानता है कि वो इतना सक्षम नहीं है कि वो हिंदुस्तान से लड़ाई करके हिंदुस्तान को पराजित कर सके। बिल्कुल। तो उन्होंने ये बोला क्या है कि उन्होंने एक नया कंसेप्ट अप्लाई किया, उसको बोलते हैं ब्लीड बाय 1000 कट्स। यानी कि इतना ब्लीड करो कि भाई वो अपने आप इतने कट्स करो कि अपने आप ही ब्लीड करके आदमी मर जाए। तो उसको बोलते हैं ब्लीडिंग बाय 1000 कट्स। वो उनकी पॉलिसी रही है। और उसके बाद जब ज़िया उल हक वहाँ के डिक्टेटर थे तो उन्हें पूरे पाकिस्तान आर्मी को इस्लामिक मोड में ढल दिया। तो फिर उसने क्या होता है कि कट्टरपन भी बढ़ गया। एंड आईएसआई तो वैसे भी इसमें इन्वॉल्व थी काफ़ी, और वी भी इन्वॉल्व है। तो हुआ क्या कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत बढ़ गया, क्योंकि इट इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ वॉरफेयर। आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने नहीं है, कुछ 50-60 बच्चों को पकड़ो, उनको थोड़ा सा तालीम दो और उनको ब्रेन वॉश करो, सबवर्ट करो उनका माइंड, उसके बाद सीधे भेज दो इंडिया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी टेररिस्ट कश्मीर में घुसता है उसकी जो लाइफ है ना 6 महीने से लेकर 1 साल के तक रहती है। उसके बाद उसको ही इज हंटेड डाउन एंड इज किल्ड, एलिमिनेटेड। फिर भी अब पूरा गरीब लोग हैं, और प्लस रिलीजियस बिलीफ्स ऐसे स्ट्रांग हो जाते हैं। वहाँ के जो मदरसे हैं जी, और ये एलईटी और ये हिजबुल मुजाहिदीन और ये ऑल दिस पीपल जो है वो इस सब चीज़ में माहिर है। रिक्रूटमेंट होता रहता है, पैसे और भी कंट्री से आते हैं। जी। तो इसके चक्कर में क्या हो गया कि टेररिज्म बहुत बढ़ गया है। और जब भी मेजर टेररिस्ट अटैक इंडिया में हुआ है तो पिछले जो हमारे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन थी उन्होंने ज़्यादा कुछ कार्रवाई नहीं की। वो डिप्लोमेटिकली सब चीज़ों को संभालने के उनका वो तौर तरीका था। जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने एक बात तो बड़ा क्लियर कर दिया कि भाई हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन हमारा एक और मुद्दा है, क्योंकि इंडिया एज ए नेशन, हम सबको पता है कि वी वांट पीस, वी आर पीस लविंग पीपल। हम लोग अननेसेसरी किसी कंट्री के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, जैसे कि काफ़ी कंट्री करते हैं। सो देन वी आर ऑलवेज, हम लोग हर समय ये देखते हैं कि भाई स्ट्राइक होनी चाहिए सर्जिकल विदाउट एनी कोलैटरल डैमेज। यानी कि अगर हम किसी टारगेट में अटैक करते हैं तो उसके आगे पीछे अगर कोई लोग जनता वनता रहती है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस मामले से हमने बालाकोट किया, उससे पहले उरी किया। तो उरी का हमने अपने टेररिस्ट ऑपरेशन हमारे इधर किया तो हमने आपके टेररिस्ट कैंप उड़ा दिए। उसके बाद ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं, पाकिस्तान को लेसन नहीं मिला। उसके बाद बालाकोट किया। बालाकोट ये पहली मरतबा था 1970 वॉर के बाद कि भारतीय विमान पाकिस्तान एयर स्पेस में घुसे और उन्होंने उनके टेररिस्ट कैंप में अटैक किया जी। तो वैसे क्लासिक ऑपरेशन था, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? हमने कहा कि हमने उनके 300 मार दिए जो बिल्डिंग में थे, उन्होंने कहा कि एक भी नहीं मारा, क्योंकि वो परसेप्शन क्रिएट करना पड़ता है और वो उसमें माहिर है। हाँ। छोटी कंट्री है तो लोग उसको देखते भी हैं कि हाँ ये जो कह रहा है सही कह रहा है, ये बड़ी कंट्री है तो ऐसे झूठ बोल रहे हैं। इस बार जब सिंदूर हुआ तो लक्ष्य बड़ा क्लियर था कि अब हम कुछ ज़्यादा ही इसको हम वो करेंगे, एलिवेट कर देंगे। सो हमने फिर वो 9 जो टारगेट थे वो तो टारगेट हमारे रडार में कई सालों से थे। अच्छा। और एयरफोर्स ये तो एक्सरसाइज करते रहते हैं, और भी टारगेट हैं, बट ये मेन टारगेट थे। उनको हमने उसको ध्वस्त कर दिया। उसके बाद हमने उनको बोला कि भाई हमने अपना जो बदला लेना था हमने ले लिया है, एंड विदाउट एनी कोलैटरल डैमेज, नाउ यू स्टॉप इट। लेकिन उन्होंने फिर काउंटर ऑपरेशंस किए। सर, इसमें एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी। जैसे हमने अपना टारगेट पूरा कर दिया, हमने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है, हमने आतंकवादियों के गढ़ जो है उनको मैंने डैमेज कर दिया, बस हमारा काम कंप्लीट हो गया। हमारी एक विनम्र श्रद्धांजलि थी जो लोग हमारे पहलगाम में मारे गए। बट नेक्स्ट हमारा वो माने नहीं, तो क्या मतलब हमारे सीज फायर के बाद भी उन्होंने क्यों ये हरकत की? कोई मतलब जैसे सुनने में आ रहा है कि चाइना का बैकअप था, इस टाइप के कुछ, तो क्या ये सच है? ऐसा है कि जब भी दो देश लड़ाई करते हैं जी।
तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ऐसी है कि कुछ देश जो हैं वो एक एक के साथ पक्षपात जरूर करते हैं। जी जी। अब जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान को अमेरिका का हर से मदद मिलती रहती थी। हाँ। इस बार ओपनली ओवरटली कोई मदद अमेरिका ने की नहीं। अमेरिका वॉज न्यूट्रल। जी जी। और कई मायने से तो हमारी तरफ था। चाइना भी बहुत ही इंटेलिजेंटली हैंडल कर रहा था, बट उसका जो रुझाव था वो उनकी तरफ था। जी जी। बात बड़ी सिंपल है। उनके लड़ाकू विमान, चाइना के लड़ाकू विमान पाकिस्तान के पास हैं, जो उन्होंने खरीदे हैं। उनके जो बाकी एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें काफी कुछ चाइना और अमेरिका का सामान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों कंट्री ये नहीं चाहती थी कि भैया कुछ इसकी ऐसी पिटाई हो जाए कि उसके बाद तो बड़ा मुश्किल पड़ जाए। क्योंकि अल्टीमेटली थोड़ी डिप्लोमेसी तो ऐसी होती है कि भाई जो पॉलिटिकल सिचुएशन होनी चाहिए वर्ल्ड में, जहाँ थोड़ी बहुत लड़ाई वड़ाई चलनी चाहिए, ये जो बड़े बड़े देश हैं उनका ये मुद्दा होता है। अच्छा। क्योंकि उनको बहुत लाभ है उसमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया। हाँ हाँ। तो ये था। तो ये बात कहना गलत है कि किसी ने ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। ओके। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा और आज फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया जी जी। कि भाई जो अमेरिका बोल रहा है कि हमने इंटरफेयर करके हमने लड़ाई बचाई है, सीजफायर करवाया, वो बिल्कुल गलत है। एंड इसका डिप्लोमेटिक रीजन ये भी है जी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कश्मीर एक मुद्दा ऐसा इंटरनेशनल मुद्दा बन जाए। जी जी। पाकिस्तान हद में ये चाहता है कि कश्मीर इंटरनेशनल मुद्दा बने, क्योंकि उसको अभी उसमें वो फायदा है। चाइना में जाके उसने अभी इसको रखा है, पाकिस्तान पीओके के मुद्दे को अभी वो उठाने की कोशिश कर तो रहा है। हिंदुस्तान ने बड़ा क्लियर कर दिया कि अगर बातचीत होगी तो बायलैटरल होगी, कोई मल्टीलैटरल नहीं होगा। जी, जी, और बात होगी तो सिर्फ पीओके के ऊपर बात होगी और किसी के ऊपर बात नहीं। बड़ा स्पष्ट कर दिया है। जी जी। अभी आपके सवाल के ऊपर आते हैं। जी जी। सो देयर वाज 3 ऑब्जेक्टिव थे। एक था मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, जी। एक था पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, और एक था साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव। जी। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हमने बड़ा पूरा कर दिया। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके उनके ठिकानों में सही तरह का वार किया और उनको ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल। वो करने के बाद ये जो 7 की रात थी वो हमने कर दिया। उसके बाद हम वापस आ गए और हमने उनको बता दिया कि हमने ऐसे एक्टिविटी कर दी है। जी जी। और अभी आप अपने मिलिट्री एक्टिविटी को इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि ये टेररिस्ट ऑपरेशन था, हमने टेररिस्ट को मार दिया। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान को अपनी जनता को भी दिखाना था, तो उन्होंने फिर काउंटर अटैक किया। जब उन्होंने काउंटर अटैक किया तो उन्होंने हमारे कुछ एयरफील्ड में अटैक किया, फिर ड्रोन का वॉरफेयर किया, फिर मिसाइल दागी। तो उसका फिर हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो फिर हमने उसके बाद मुंह तोड़ जवाब जब दिया तो उन्होंने थोड़ा एस्केलेट किया। तो हम नहीं चाहते थे कि हम एस्केलेट करें, क्योंकि हमने जो एक बार कर दिया। उसके बाद हमने बोला कि भाई फिनिश, बिल्कुल आपको पनिशमेंट दे दी है हमने। अब हमने जो हमारे जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया। उन्होंने अपने जो देश के जो जनता है उसको भी बता दिया कि भाई हमने जो आपका जो गुस्सा, जो आपका जो कहर है वो हम निकाल रहे हैं, आपका जो आक्रोश है वो हमने निकाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसके बाद हम एस्केलेट नहीं करना चाहते। बट पाकिस्तान का उल्टा ही रवैया होता है। उन्होंने एस्केलेट किया तो फिर हमने और एस्केलेट किया। और इस द्वंद में क्या हुआ अल्टीमेटली, जब वो सीजफायर 10 तारीख को सीजफायर हुआ, लेकिन 10 तारीख की सुबह हमने फिर अटैक किया। और हमने उनके 11 जो बड़े बड़े एयरफील्ड थे, क्योंकि वो मान नहीं रहा था ना। वो फिर क्योंकि वो तो अपनी जनता को बोलेगा कुछ नहीं हुआ, इन्होंने थोड़ा सा बिल्डिंग को तोड़ा, उसमें कुछ नहीं हुआ, हमारे टेररिस्ट तो दोबारा पैदा हो जाएंगे, वो तो यही बोलेगा। देखो आप ये देखिए कि कोई भी देश खुलेआम अपने टेररिस्ट को मदद नहीं करता है। और अगर करता भी है तो वो टीवी में नहीं आता है। लेकिन जब उनकी जो वो डेड बॉडी ले आ रहे थे, कितने जनरल, कितने पुलिस ऑफिसर थे, कंधा दे रहे थे, बिल्कुल मिली भगत है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल। सो मोदी ने हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियर कर दिया कि ये टेररिस्ट हैं। अभी आपकी मिलिट्री भी टेररिज्म में इन्वॉल्व है। बिल्कुल बिल्कुल। सो मिलिट्री टारगेट्स तो हमने वो कर दिया। तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तो हमारा सेट हो गया। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव कैसे सेट हुआ कि हमने उनको बता दिया कि हमारा जो हमारा रेस्ट्रेन जो आपके अगेंस्ट था ना, रिएक्टिव रेस्ट्रेन जो हमारा हर समय होता था, उसको हमने अभी बंद कर दिया। नाउ वी विल एक्चुअली बी वेरी ऑफेंसिव। और आपका जो भी अटैक अगर इंडिया में हो, टेररिस्ट अटैक, वो एक्ट ऑफ वॉर कहलाया जाएगा। राइट। तो ये पूरे वर्ल्ड को बता दिया, पाकिस्तान को भी बता दिया, और पाकिस्तान की जनता को भी बता दिया कि भाई हम अभी चुप रहने वालों में से नहीं है। सो वो हमारा, इंडिया में भी हमने सबको बता दिया कि हमने देखो हमारा जो हमें करना था वो हमने कर दिया है, और हम सक्षम हैं और भी कार्रवाई करने के लिए, लेकिन हम रुके हुए हैं बिकॉज वी आर ए पीस लिविंग कंट्री। तो उससे क्या होगा कि इंडियन पब्लिक भी सेटिस्फाई होगी। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं जी। और ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है काफी कॉन्ट्रोवर्शियल ऑब्जेक्टिव है, बिकॉज क्या है कि इसमें दोनों तरह के पक्ष होते हैं। ये साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव जी। हमने उनके ठिकानों पे अंदर जाके दूर मारा है। हाँ, वो मिसाइल जो हमारी थी 200-300 किलोमीटर की, वो मिसाइल का हमने इस्तेमाल किया है। हमने उनके एयर डिफेंस को बिल्कुल ही नष्ट कर दिया।
अब एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया है, उसके बाद उनके अपने मिलिट्री ठिकानों में अटैक कर दिया, और इतनी बुरी तरह से अटैक किया जैसे लग रहा था कि 1971 वॉर का रिपीटिशन हो रहा है। 11 एयरफील्ड में अगर आपने अटैक किया है, कितने उनके विमान ध्वस्त हो गए होंगे, उसमें से कई यूएस के विमान होंगे जो कि कोई बोल नहीं रहा है, चाइना के डेफिनेटली विमान थे, रेडार जो उनके एयर डिफेंस के थे वो सब चाइना के थे। अब क्या है कि नोबडी वांट्स टू से कि ये सब डैमेज हुआ, बिकॉज़ क्या है कि उनका फिर बिजनेस ठप हो जाएगा, तो ये बात है, नोबडी वांट्स टू से दिस, तो ये बड़ा सेंसिटिव है। लेकिन साइकोलॉजिकल मुद्दा क्या है कि हमने पाकिस्तान की जनता के सामने ये प्रूव कर दिया कि आपके जो ये जनरल ब्लड घूमते हैं ना, और आपकी जो आर्मी जिसका ये बहुत बड़ा दबाव है आपके ऊपर, और वो अपने आप को बड़ा वो लाट साहब समझते हैं, वो कुछ नहीं है हमारे सामने। तो उनको डिग्रेड हमने पाकिस्तान के जनता के सामने पाकिस्तानी आर्मी को डिग्रेड कर दिया। बट अभी तो प्रमोशन कर दिया उन्होंने। अब वो क्या है कि वही मैं कहा ना कि ये तो काउंटर वहां से काउंटर कैसे किया, उन्होंने कहा कि ये जंग तो हम जीत गए, क्योंकि इतना बड़ा देश है इंडिया, उन्होंने हमारे पर अटैक किया, हमने दोबारा अटैक किया, उसके बाद फिर सीजफायर हो गया, वो सीजफायर के लिए भी मान गए। तो अभी क्या हुआ, उसके बाद थैंक्सगिविंग पार्टी की, उनके प्राइम मिनिस्टर ने, इधर से प्राइम मिनिस्टर जो कर रहे हैं उसको वो फॉलो कर रहे हैं, ये उधर जा रहे हैं बेस पे तो वो उधर बेस पे जा रहे हैं, मतलब सेम चीज को वो कॉपी कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि इतनी पिटाई हुई है अभी, नोबडी वांट्स टू ओन कि भाई इतनी पिटाई हो चुकी है, तो उन्होंने क्या किया, चलो हमने इसको फील्ड मार्शल बना दिया, यानी कि उनके देश में तो जश्न बन रहा है। हाँ, और इट इज ऑल क्रिएटेड थिंग्स, ऐसा नहीं कि वो सच में है। पाकिस्तान की जनता आपको बताइए कैसा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम उनके पास है, IMF का फंडिंग से वो चल रहे हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। उसके ऊपर मिलिट्री, अभी उनकी मिलिट्री ऐसी छोटी मोटी मिलिट्री नहीं, उनकी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है सर। बट जैसे इकोनॉमिकली बहुत वीक है, बट अभी उन्होंने जस्ट कल न्यूज़ में है कि उन्होंने चाइना से फिर से 400 या समथिंग कुछ खरीदा है। कहाँ से ये पैसे आते हैं उनके? ऐसा है कि हर कंट्री अपने सुरक्षा के लिए अपने GDP का कुछ परसेंटेज फौज के लिए खर्च करती है। पाकिस्तान जैसे कंट्री जहाँ पे ये फौजी रूल करती है, तो नेचुरली उनका GDP, हमारा इंडिया में GDP 1.7-1.8% GDP है, जो कि डिफेंस में जाता है, उनका ज़्यादा जाता है। अब जब उनकी इतनी पिटाई हो चुकी है, तो उनको पता है कि भाई अगले बार भी इंडिया का, मोदी जी ने बोल दिया है कि भाई हम तो दोबारा करेंगे अगर आपने कुछ प्रॉब्लम हुई। अभी ये उनको ये भी इसमें एक और थोड़ी दिक्कत इसमें ये है कि अब कोई थर्ड कंट्री हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा विवाद करवाए, तो दे कैन क्रिएट सम टेररिज्म, और हमारी उंगली तो उधर ही जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि हम ये तो जायज है। तो उसमें भी थोड़ा इशू है, लेकिन एक तो ये बिल्कुल बड़ा थ्रेट है, उनके लिए थ्रेट है। एंड बिकॉज उनको पता है कि उनकी कितनी बुरी हालत भारतीय फौज ने 4 दिन में की। और मैं आपको ये बात बता दूं कि भारतीय नौसेना ने उनको पूरा घेर लिया था, अरे नदन अरेबियन सी में। उनके तो जहाज पोर्ट से बाहर ही नहीं निकल रहे थे, और कहीं अगर इंडियन नेवी ने भी अटैक कर दिया होता तो पता नहीं क्या होता कराची का। बिल्कुल। लेकिन शायद अटैक इसलिए नहीं किया बिकॉज अगेन वी डिडंट वांट टू हैव कोलैटरल डैमेज, क्योंकि बंदरगाह जो है वो एक लाइफलाइन होता है। अच्छा। अब भारतीय नौसेना तो ब्लॉकेड कर सकती थी, और ब्लॉकेड एक्ट ऑफ वॉर होता है। अब ये बता दूं कि पाकिस्तान में लड़ाई करने की क्षमता तेल के ऊपर निर्भर करती है। अच्छा। उनका स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व कितना है। पाकिस्तान का कहते हैं कि 10-15 दिन का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, और हिंदुस्तान का 45-50 दिन है। बड़ी बड़ी कंट्री को ज़्यादा होता है, लेकिन ये 10-15 दिन जो है, ये सिर्फ मेरे ख्याल से उनके, ये थोड़ी अफवाह टाइप है, जो हमने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, कुछ न्यूज़ कुछ आर्टिकल पढ़े हैं, तो 5-6 दिन से ज़्यादा वो लड़ाई नहीं कर सकते। अच्छा। तो अगर हमने उनके पोर्ट को बंद कर दिया, बिल्कुल, उनके 2 मेजर पोर्ट हैं, एक कराची और एक मोहम्मद बिन कासिम है, तेल यहीं उतरता है, और उसके बाद बाकी जो व्यापार होता है वो यहीं से आता है। अगर आपने उनका पूरा हुक्का पानी बंद कर दिया, तो उनकी जनता तो सड़क पे आ जाएगी। बिल्कुल। 2 दिन में पेट्रोल में ऐसी मीलों लाइन लग जाएगी, कितना बड़ा तहस नहस हो जाएगा, मेंटली पीपल विल बी शेकन अप। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इसको एस्केलेट नहीं करने के लिए, क्योंकि अभी हम देखें तो जैसे रूस और यूक्रेन का है कि वहाँ पे वॉर चलती जा रही है, वहाँ के नॉर्मल जो पब्लिक है कितना, उसको इकनॉमी कितनी डैमेज हो रही है, सबको देखते हुए मेरे हिसाब में, मेरा पर्सनल व्यू है कि ठीक है, हमें जितना चाहिए था हमने कर दिया, आगे करोगे तो फिर करेंगे। तो ये जो है ना, दिस इज ये बताता है कि हमारी कंट्री के जो पॉलिटिकल आउटलुक है वो कितनी मैच्योर है। राइट। हमने ये तय किया कि हमें इसका जवाब देना है, और हमने उसको मेजर करके इन ए वेरी फोकस्ड मैनर हमने वो किया, उसके बाद हम स्टॉप हो गए। अब वहाँ से जब काउंटर आया तो फिर हमें तो करना ही पड़ेगा। तो लेकिन हो क्या रहा था कि ऐसा, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगा कि अगर ये चलता रहता
तो फिर हम अगर हम कुछ ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं करते तो ये काफ़ी प्रोलॉन्ग चल जाता और जैसे ये वॉर ऑफ एट्रिशन में बदल जाता, जो कि यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रहा है। और वॉर ऑफ एट्रिशन में क्या होता है कि अल्टीमेटली जनता को परेशानी होती है। सही बात है। हिंदुस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, अभी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में है, थर्ड लार्ज बनने की हमारी लालसा है। बिल्कुल। तो उसका जो पूरा ना वो डिले हो जाता। जी जी। सो हमें ऐसा कैलिब्रेट करना था कि एस्केलेशन मैट्रिक्स के नीचे रखना है, उनको जवाब भी देना है, भारतीय जनता को भी खुश करना है, डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनली भी ये बताना है कि हम बहुत मैच्योर्ड आउटलुक रखते हैं, और उसके बाद उनको एक हमने सबक भी सिखाना है। ये सब का बिल्कुल मिश्रण करके हमने ये ऑपरेशन सिंधु को अंजाम दिया था। ये मेरा बिल्कुल मतलब दर्शकों को भी काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। आपसे सर मतलब इस पे जो हमारे हीरो थे वॉर के, जैसे S-400, ब्रह्मोस, आकाश, इनके बारे में थोड़ा सा अगर। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि इस लड़ाई में हीरो पूरा हिंदुस्तान था। हाँ वो तो है, बिना हिंदुस्तान के कंसेंसस के, विदाउट दैट आई डोंट थिंक कि हमारी पॉलिटिशियन और हमारे प्रधानमंत्री ऐसा डिसीजन ले पाते। बिल्कुल। तो ये तो नंबर 1 हीरो तो हमारा पूरा कंट्री बन गया। अभी आप आते हैं जो फंक्शनल हीरोज के बारे में बात करते हैं, तो उसमें अभी इस लड़ाई में एक्टिविटी सब कुछ हो गया था, लेकिन ये एक अद्भुत सी लड़ाई हुई, क्योंकि 2 न्यूक्लियर देश के बीच में लड़ाई हो रही है दूसरी बार। पहली बार तो कारगिल में हुई थी। तो पाकिस्तान का क्या होता है कि वो ना अपना न्यूक्लियर कार्ड फ्लैश करता रहता है, तो तुमने ये किया तो हम बम फोड़ देंगे। अभी न्यूक्लियर, जब आप न्यूक्लियर के बारे में बात करते हैं तो इट इज वो 2 कंट्री के बीच में नहीं रहता फिर, क्योंकि अगर आपने हिरोशिमा नागासाकी के बारे में सुना होगा, 2 किलो टन का बॉम्ब फूटा था वहां पे। आजकल के जो बॉम्ब के यील्ड है वो 50 किलो टन, 200 किलो टन, 500 किलो टन के बॉम्ब होते हैं। अच्छा। अगर किसी ने एक बॉम्ब फोड़ दिया, हिंदुस्तान का तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, हमने कहा कि भाई हम फर्स्टली न्यूक्लियर से अटैक नहीं करेंगे, पहले आप अटैक करोगे उसका हम उससे जवाब देंगे। अब हमारे पास जवाब देने के लिए तीन मीडियम है। हम सब पनडुब्बी से भी जवाब दे सकते हैं, अच्छा। हम हवाई जहाज से भी दे सकते हैं, और हम लैंड बॉर्न मिसाइल से भी दे सकते हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 है। अच्छा। तो तीसरा जो लेग है, इसको थर्ड लेग ऑफ द ट्रायड बोलते हैं, वो न्यूक्लियर सबमरीन है। उसका पता नहीं लोग कि हमारी सबमरीन कहाँ है, कहाँ छुपी हुई है। सो उसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। सो इट इज लाइक इट्स लाइक अगर हमें अटैक करना है और अगर न्यूक्लियर बॉम्ब का किसने इस्तेमाल किया तो हम एक बॉम्ब नहीं मारेंगे, फिर 5-6 तो मार ही देंगे। बिल्कुल। और उनकी पूरी लड़ाई की क्षमता खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या इफेक्ट होगा? न्यूक्लियर विंटर हो जाएगा। बिल्कुल। न्यूक्लियर विंटर हो जाएगा, सन रेज बिल्कुल बंद हो जाएंगी, और 6-8 महीने के बाद ये न्यूक्लियर विंटर पूरे देश वर्ल्ड में फैल जाएगा और संसार का पतन हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। इसीलिए न्यूक्लियर वेपन जो है ना, वो सिर्फ डिटरेंस के काम आते हैं, वो लड़ाई के काम नहीं आते, वो लड़ाई के लिए नहीं होते हैं एक्चुअली। तो ये नो, अगर आप कोई कंट्री बोल रहा है कि मैं बॉम्ब फेंक दूंगा, तो दैट रिफ्लेक्ट्स इमेच्योरिटी ऑन द पार्ट ऑफ देयर लीडरशिप। तो आज तक तो डर हमें ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तो पागल लोग हैं, कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। सही बात। और फिर हमारी जनता मरेगी। मैंने जो बताया कि ये न्यूक्लियर विंटर उसके बारे में बताया, तो बहुत ही भयानक सीन हो जाएगा। और इसको मद्देनजर रखते हुए शायद हमारी जो प्रीवियस पॉलिटिकल हायरार्की थी, उन्होंने सोचा कि भाई ज्यादा नहीं करना है। लेकिन इस बार हमारी पॉलिटिकल हायरार्की ने ये बता दिया, पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के बीच में भी काफी स्पेस है जहां कि हम एस्केलेट कर सकते हैं, और एस्केलेशन का बटन हमारे हाथ में है। तो ये एक अजीब सा एक न्यू कंसेप्ट इन्होंने सबके सामने रख दिया, पूरे संसार के सामने रख दिया। तो ये जो लड़ाई लड़ी गई है, हम हिंदुस्तानियों को तो ये टीवी मैच लग रहा होगा कि भाई क्रिकेट T20 मैच चल रहा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो सारे जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं, वो इस लड़ाई को बहुत ही ज्यादा वो एनालिसिस करेंगे इसका, क्योंकि कई सुनने में भी आया कई चीजें हुई इसमें। पहली बात तो ये ड्रोन वॉरफेयर हुई, नॉन कॉन्टैक्ट लड़ाई हुई है। नॉन कॉन्टैक्ट लड़ाई होती नहीं है, इट वाज ए नॉन कॉन्टैक्ट लड़ाई। किसी ने किसी सोल्जर ने किसी और सोल्जर को गोली नहीं मारी। हाँ। तो पहले तो हमने अपने ही एयर स्पेस में रह के लॉन्ग रेंज मिसाइल मारी है, जो आपने सब मिसाइल के नाम तो अभी सबके ज़बानी याद है सबको। उनके साइड से वो आप सही नाम बता पाओगे कि ड्रोन आए जो हमने स्कैल्प का इस्तेमाल किया, हमने हैमर का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने जो हमारे ड्रोन्स हैं, जो कामिकाज़ी ड्रोन्स हरूप एंड हार्पी, तो उसका इस्तेमाल करके हमने वहाँ पे काफ़ी तबाही मचाई। तो उसके बाद हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, और ब्रह्मोस तो अभी हमारे पास जो भी ब्रह्मोस है वो वर्ल्ड की उस रेंज की सबसे बेहतरीन मिसाइल है।
उसकी स्पीड कम से कम 2 माक है। 2 माक यानी कि ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड। एंड उसका रेंज जो है 450 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक रेंज है। अभी उससे भी एडवांस हम लोग एडवांस कर रहे हैं। हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, वो भी ब्रह्मोस। उसकी स्पीड 5 माक होगी और उसका रेंज होगा 800 किलोमीटर। पाकिस्तान का कोई भी ऐसा एरिया है जो बच नहीं पाएगा उसके से। एंड इट इज ए क्रूज मिसाइल, इट इज नॉट ए न्यूक्लियर मिसाइल। तो अब देखिए कितना हमारा वो। देन ड्रोन अटैक्स, उन्होंने भी काफी ड्रोन अटैक किए, जबकि उनकी ड्रोन की कैपेबिलिटी ज्यादा थी। टर्की, देखो ड्रोन में नंबर 1 कंट्री चाइना है। अच्छा। पूरे वर्ल्ड मार्केट में 90% मार्केट सर्वेलेंस ड्रोन के चाइना के पास है। लेकिन क्या ड्रोन टेक्नोलॉजी भी मैं तो खुद ड्रोन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी भी काफी बड़ी हुई है और हिंदुस्तान भी अभी ड्रोन के स्पेयर में बहुत ही आगे निकल चुका है। और ये खासकर स्टार्टअप कल्चर जो इंडिया में आया हुआ है, उसके कारण जो हाईटेक ड्रोन्स हैं हिंदुस्तान में बने, हमारी कंपनी खुद बनाती है हाईटेक ड्रोन्स। एंड इट्स अ मैटर ऑफ 2-3 years व्हेन हम विल, बिकॉज हमारी कंट्री का भी ये वो मुद्दा, ये उसका ये फोकस है कि वी शुड बिकम दी हब फॉर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत 2-4 साल में ये हम वो अचीव कर पाएंगे, अचीव कर लेंगे। सो ये ड्रोन वॉरफेयर के बारे में मैंने आपको बताया, नॉन कॉन्टैक्ट वॉर के बारे में बताया। और एक बहुत अहम बात ये है कि अगर आप किसी भी वॉर वर्ल्ड में जो लड़ी गई है उसकी अगर आप एनालिसिस करें तो सबसे छोटी ड्यूरेशन की वॉर और जहाँ पे सबसे कम लोगों को कैजुअलिटी होती है वो इंडिया पाकिस्तान है। अच्छा। तो इन अदर वर्ड्स इसको बोलते हैं जेंटलमैनली वॉरफेयर। अच्छा। रीजन बताता हूँ क्या है। ना हम उनके न्यूक्लियर स्टेशन में अटैक करते हैं, ना हम उनके थर्मल पावर प्लांट में अटैक करते हैं, ना हम उनके डैम में अटैक करते हैं, ना रेलवे स्टेशन में अटैक करते हैं। ये बड़ी बड़ी चीजें हैं जो कि आप देख रहे हैं यूक्रेन में हो रहा है। वो हम हिंदुस्तान में ना तो हम उनको अटैक करते हैं ना वो हमें अटैक करते हैं। तो ये जेंटलमैनली वॉरफेयर है। अब ये जो 4 दिन का वॉरफेयर हुआ बहुत ही संक्षिप्त में समराइज हो गया पूरा। एंड नॉन कॉन्टैक्ट भी हो गया, आर्टिलरी की गन्स ने फायर किया एंड विदाउट एंटरिंग एलओसी को बीच ही नहीं किया। तो ये तो बड़ी अद्भुत सी लड़ाई हो गई। बिल्कुल। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम चेंजर क्या था? वैसे तो मेरी जो चॉइस है गेम चेंजर की वो आई थिंक हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप। अच्छा। एंड इसका मैं रीज़न बताता हूँ क्योंकि कई बार भारत और पाकिस्तान में ऐसा विवाद हुआ है, लड़ाई हुई है, लेकिन वो डिसीजन लेना कि पूरा रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को पूरा चेंज कर देना एंड आर्मी को, आर्म फोर्सेस को पूरी छूट देनी है। और उसके बाद अपने पूरे राजदूतों सबको ब्रीफ करके ताकि डिप्लोमेटिक, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी आपकी तरफ हो, क्योंकि अगर वो अगर आपकी तरफ नहीं है तो यू कैन बिकम द विलन ऑफ द वर्ल्ड। वो सब अपनी तरफ रखना और उसके बाद कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स करना और उसके बाद जो पॉलिटिक्स को ऐसा शेप करना कि आपका चारों तरफ से आपका बेनिफिट हो और उसके बाद पूरी जनता को बताना कि ये पूरी लड़ाई का जो बटन है वो हमारे हाथ में है। ये सब पॉलिटिकल लीडरशिप के अंतर्गत आता है। तो यही कारण है कि मैं समझता हूँ कि मेरी समझ से। सर एक चीज़ और है, सीज फायर में जैसा सुनने में आ रहा है कि इंटरनेशनल प्रेशर, जैसा कि आपने देखा होगा ट्रम्प बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि मैंने कराया, जबकि बाद में स्टेटमेंट से उन्होंने चेंज कर दिए। बट अभी भी जो फर्स्ट स्टेटमेंट उनका आया था 2-4 दिन, उसी को लोग मान रहे हैं कि नहीं यही है, जबकि हम ऐसा कुछ नहीं है। जब पाकिस्तान ने अपनी तबाही देखी उसके बाद वो त्राहिमाम करने लगा और उन्होंने कांटेक्ट किया हमें कि ये वॉर रुकनी चाहिए। बट अभी जैसे वैश्विक पटल पे ये मतलब अभी तक जिंदा है ये चीज़ कि ट्रंप ने मध्यस्थता निभाई। तो ये बात सही नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। और ये हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कर दिया पिछले 2 दिन भी, आज सुबह भी स्पष्ट किया और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्पष्ट किया कि ये डीजीएमओ पाकिस्तान ने हमें फ़ोन किया और हमने फिर उसका जवाब दिया और हमने कहा कि भाई अभी युद्ध विराम करते हैं जी। खैर वो बात अलग है कि उन्होंने तोड़ा, उसके बाद फिर रात को लड़ाई की, उसके बाद फिर दोबारा युद्ध विराम हो गया। तो ये उनके डीजीएमओ और हमारे डीजीएमओ के बीच में जो वार्तालाप हुआ उसके कारण ये युद्ध विराम हुआ है। पाकिस्तान तो ये चाहेगा कि अमेरिका उसमें इन्वॉल्व हो जाए, चाइना इसमें इन्वॉल्व हो जाए, टर्की तो वैसे भी इन्वॉल्व था, अजरबैजान भी इन्वॉल्व था। अच्छा। ये सब इन्वॉल्व थे। क्या होता है कि हर मुल्क के अपने ओन ब्लॉक्स होते हैं जिनको कि उनको सपोर्ट मिलता है, इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता है, तो वो अपने लॉबी चला रहे थे। अच्छा। तो वो तो ये चाहते थे
कि भैया ये तो मुद्दा इंटरनेशनल बन जाए, क्योंकि कश्मीर को मुद्दे को इंटरनेशनल करने के उन्होंने सब कुछ किया। सारे जो उनके सेमिनार्स होते हैं, सारे वर्ल्ड के कॉन्फ्रेंस में, IMF से लेकर, वर्ल्ड बैंक से लेकर और सिक्योरिटी काउंसिल में, जब भी कभी कोई डिस्कस मुद्दा होता है कश्मीर के बारे में, उनको ये इंटरनेशनल करना है और वो हमारे भारत के हित में नहीं है। सो हमारा तो ये मुद्दा है कि ये बायलैटरल होना चाहिए, उनका मुद्दा है कि मल्टीलैटरल होना चाहिए, क्योंकि अगर मल्टीलैटरल होगा तो उसमें हमें काफी रियायतें देनी पड़ेंगी जो कि हमारे अगेंस्ट अस और इंटरेस्ट। हाँ, अभी देखा कि उन्होंने जाके कुछ फंड दिए हैं POK में, जबकि उनके पास खुद फंड नहीं है। वो IMF से कहीं कहीं जाके अपने जैसे चाइना से जाके फंड मांग रहे हैं, बट उन्होंने ये देखते हुए कि अभी मोदी जी ने कहा या प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम POK पे को लेने में ज़्यादा वो है, तो उन्होंने जाके उसको फंड दिया। वो फंड पता नहीं, वो मेरे ख्याल से वो फंड है जो वहाँ पे टेररिस्ट कैंप को हमने डैमेज किया है, उनको फिर से एस्टेब्लिश करने के लिए आई थिंक वो हो सकता है, एक्चुअली हो सकता है। अब देखो, अब अमेरिका की बात करें जी तो ओसामा बिन लादेन जो कि नंबर 1 एनिमी वर्ल्ड का था, 10 साल तक उसका हंट चलता रहा और कहाँ पाया गया? पाकिस्तान में। अब ये बताइए, ये पॉसिबल है कि नहीं? इट इज इम्पॉसिबल कि अमेरिका को ये पता ना चले कि ओसामा बिन लादेन, और वो भी कहाँ, उनके आर्मी एकेडमी के अंदर। अच्छा, आई मीन आर्मी एकेडमी तो बड़ी सेफ जगह है, उसके अंदर। तभी तो वो सेफ था, लेकिन अगर वो सेफ था तो किसने सेव किया उसको? पाकिस्तान की पूरी हायरार्की। बिल्कुल। एंड मेरा तो ये मानना है कि अमेरिकन को भी पूरा पता था। उन्होंने फिर तब जब आदमी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है तब उसको लिमिट करवा दिया। हाँ, से उसकी अब जरूरत खत्म, तो उसको इतने अमेरिका ने कई टेररिस्ट को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है, वो पाकिस्तान को पनाह मिली हुई है। उसके बावजूद भी F-16 को रिपेयर करने के लिए $400 मिलियन का उन्होंने अभी लोन दिया है। और ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, जहाँ के अमेरिका का काफी बोलबाला है, उन्होंने भी प्रेशराइज किया ताकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से इनको लोन मिल जाए। सो आई थिंक इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और शायद। वैसे IMF के बारे में अभी मैंने पढ़ा है और देखा कि उन्होंने कुछ 20 वो लगाए कि आप इस क्राइटेरिया को मीट आउट करोगे तो देन हम नेक्स्ट फंड जो है आपको देंगे। तो उसको तो फज करने में कोई बड़ी बात है नहीं, और पाकिस्तान तो सब चीज में माहिर है, फज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। क्योंकि वो जो एक कहावत है ना कि इन इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। सो पाकिस्तान इज ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू अमेरिका, इट्स ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू चाइना एंड फॉर जियोपॉलिटिकल रीजंस। इसीलिए अमेरिका तो कई डिकेड से पाकिस्तान की तरफदारी करता है। इस बार नहीं हुई बिकॉज मे बी इंडिया का जो स्टेचर है वो काफ़ी इंटरनेशनल फॉरम में बढ़ चुका है। एंड वी आर द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट आफ्टर अमेरिका। चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर। तो हमसे तो पंगा कौन लेगा? प्लस इफ यू सी अमेरिका में जो एक्सपैट पॉपुलेशन है उसमें रिचेस्ट पॉपुलेशन इंडियंस। सारे डॉक्टर इंजीनियर तो हिंदुस्तान से आते हैं। सो दिस ऑल थिंग्स आर नोन। इसीलिए हमारे खिलाफ आजकल बहुत कम कंट्रीज बोलती हैं। सर व्हाट इज नेक्स्ट? मतलब इसमें यह है कि मान लीजिए हमने वॉर रोक दी, ठीक है, रुक गई, लेकिन पाकिस्तान ऐसी कंट्री है कि वो रुकने वाला नहीं है। वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें जो अभी उसका डैमेज हुआ है, शांत है लेकिन अंदर से शांत नहीं होगा। वो फिर से मेरे हिसाब से वो उन आतंकवादियों को फिर से या तो ट्रेनिंग नया ट्रेन करके खड़ा कर रहा होगा। तो अगर वो फिर से ये हरकतें करेगा, मेरे ख्याल से करेगा, 100%। और इसका क्या इफ़ेक्ट, मतलब हमें क्या करना चाहिए उसको कि इस टाइप की एक्टिविटी थोड़ी सी इंडिया में उनका आना थोड़ा सा कम हो जाए? सो कई कारण हैं जिसके कारण कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान रुकने वाला नहीं है। पहला कारण तो ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री का सर्वाइवल वॉर अगेंस्ट इंडिया है। हाँ। अगर अगर इंडो पाक वॉर का पॉट बॉयल नहीं होता रहेगा तो काफी देशों को भी नुकसान होगा। और सबसे बड़ा नुकसान तो पाकिस्तान आर्मी को है। हाँ। क्योंकि अगर आप देखो बलूचिस्तान में काफी प्रॉब्लम हो रही है एंड पहले अफगानिस्तान जो था वो पाकिस्तान के साथ रहता था। अभी वो भी नहीं है, तो डिफेंस इन डेप्थ नहीं है, और बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज हो गया उनको। डिफेंस इन डेप्थ नहीं है। ये भी एक रीजन है वाई सीजफायर के लिए वो लोग एग्री करके पहले। डिफेंस का मतलब ये होता है कि अगर किसी देश को आप पछाड़ रहे हो तो अगर पीछे भी आ जाए उसके बाद भी ही कैन रिपल्स द अटैक। लेकिन उसके लिए उसको अफगानिस्तान को उनका बैकवर्ड माना जाता था, अभी नहीं है। ऊपर से बीच में बलूचिस्तान जो आ गया, वहाँ पे
रेस्ट्रिक्ट वो जगह है, तो वो भी उनका भी वहाँ सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऊपर से और भी एक दो चीज़ें हैं जो ब्रेकअवे हो सकती हैं, तो ये काफ़ी उनको प्रॉब्लम हो गई है। सो पॉलिटिकली चीज़ों को संभालने के लिए उनको एक मुद्दा पूरे देश को एकजुट होकर एक जगह फोकस करना है, एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है, और वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। तो वो तो इस एक बहुत बड़ा रीज़न है। एंड दूसरा रीजन मैं बता रहा हूँ, जो पॉलिटिक्स में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट। बिल्कुल। एंड एज आई टोल्ड यू कि लड़ाई जो है, वॉर जो है, वॉरफेयर वर्ल्ड में बहुत बड़ा बिजनेस बन चुकी है। हाँ। इसीलिए अगर वो ना भी चाहें तो और भी देश हैं जो उनको प्रोत्साहित करेंगे कि भाई आप कुछ ना कुछ शुरू कर दो। और चौथी बात ये है कि अगर आपने ऐसी बड़ी फैक्ट्री तैयार करके रखी है, अगर घर में सांप पालोगे तो सांप का पेट काम क्या होता है, वो तो डसेगा ही ना। डसेगा बिल्कुल। सो अभी और एक और बात जो जनरल मुशर्रफ ने कही थी कि अगर इंडिया और पाकिस्तान में सुलह भी हो गई लेकिन टेररिस्ट एक्टिविटी चलती रहेगी। लोगों को इतना रेडिकलाइज कर दिया गया है, इतना सब। और ये जो जनरल आसिम मुनीर ने जो ये 16 अप्रैल को जो एक बहुत बड़ा भाषण दिया था, उसमें उसने हिंदू मुस्लिम को बिल्कुल अलग कौम के रूप से और उसने जो दर्शाया था, शायद उसके कारण कुछ लोग ज्यादा ही प्रोत्साहित हो गए और उन्हें कांड कर दिया पहलगाम में। और ये सब चलता रहेगा। तो अभी क्या है कि ये चलता रहेगा, फिर हिंदुस्तान लोग कुछ करेंगे। अब हमने एक चीज तो बड़ी स्पष्ट कर दी है कि एनी फर्दर टेररिस्ट अटैक इन आवर कंट्री विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। तो ये थोड़ी धमकी तो है, लेकिन ये धमकी का मतलब तभी होता है कि हमारे पास क्षमता ये होनी चाहिए कि हम उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। और इस बार जो दिया था उसका 2.5 टाइम्स ज्यादा फिरोशियसली देना है। सो एक वैसे तो डिप्लोमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके कारण काफी कुछ मुद्दे सॉल्व हो जाते हैं। मिलिटरीली कुछ सॉल्व होता नहीं है, लेकिन मिलिटरीली हमें इतनी ताकत हमें होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए, हम सक्षम होने चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक ही करें, लेकिन ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक करें कि उसके बाद उनकी कमर टूट जाए। सो वी कैन डिले। इट्स लाइक जैसे कैंसर होता है ना, कैंसर का कोई इलाज नहीं है, कैंसर कैन ओनली बी कंटेन्ड, इट हैज टू बी मैनेज्ड। तो ये इंडिया पाकिस्तान रिलेशन हैज टू बी मैनेज्ड, और ये डिपेंड करता है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कितनी क्या बोलते हैं, कितनी बुद्धिमान है, कूटनीति में उनका कितना उनका वो क्या डेप्थ से वो काम कर सकते हैं, और इंटरनेशनली वो कितने कंट्रीज को प्रभावित कर सकते हैं ताकि उनकी हमारी तरफदारी करें। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यानी कि लॉन्ग एंड शॉर्ट इज कि आपको मिलिटरीली पावरफुल होना पड़ेगा, पॉलिटिकली स्टेबल होना पड़ेगा, एंड डिप्लोमेटिकली एस्ट्यूट होना पड़ेगा। अभी जैसे सुनने में आ रहा है सर कि जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ये तीनों मिल के, मतलब इनकी तिगड़ी कहें या तिस्ता समथिंग कुछ है ना, वो फिर इंडिया के अगेंस्ट आफ्टर सिंदूर कुछ प्लान कर रहे हैं। क्या ये सही है? एक्चुअली ना ये सब अफवाहें हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने कहा अभी पाकिस्तान तो ऊपर रिकवर करने में टाइम लेगा, और चाइना जो है, चाइना ने कहा है कि भाई फेयर वेदर फ्रेंडशिप पाकिस्तान के साथ है, बट चाइना इज ऑल्सो ए बिग वर्ल्ड पावर, और वो नंबर 1 बनना चाहता है। तो वो क्यों इन्वॉल्व करेगा अपने आप को? क्योंकि उसके साथ इंडिया बैठा हुआ है, और एंड उसके चाइना को और भी ऐसा नहीं कि चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ ताइवान का इशू है, वहाँ साउथ कोरिया का इशू है, बिल्कुल, एंड वहाँ पे अमेरिकन 7 फीट घूम रही है वहाँ पे, एंड कितने बेसेस हैं अमेरिका के, जापान में और फिलीपींस में कितने बेसेस हैं। फिर हम भी खड़े हैं, और हमने वो बनाकर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के जो गुट बना के रखा हमने, क्वाड बोलते हैं उसको। वो सिक्योरिटी सेटअप नहीं है, लेकिन इट कैन टर्न इनटू सिक्योरिटी सेटअप। तो ये सब चीजें तो चाइना ऑल्सो नोज कि ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पे कुछ भी घुस के कुछ कर लूंगा। जहां तक बांग्लादेश की बात है, वो देश हमने बनाया था। अब कुछ लोग रेडिकल हो गए वहां पे, और वो अभी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनको भी अभी लगेगा, बड़ी क्लियरली लगेगा कि जरा अपने कंट्री को संभालो। तभी हमने अभी फंडिंग जो हमें करनी थी, अभी हमने कल ही डिसाइड किया है कि नहीं, फंडिंग हम रोक देंगे, कोई हमको उनकी हेल्प नहीं करेंगे। काफी कर सकते हैं एक्चुअली। जैसे कि हमारा जो बांग्लादेश जो है लोअर राइपेरियन कंट्री है। जी। तो अगर हम चाहें तो जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, तो गंगा वाटर ट्रीटी है। सर आपसे थोड़ा सा हम इंडस वाटर ट्रीटी पे भी थोड़ा सा आप हमें उस पे भी कुछ समझाएं। तो अगर आप देखें ना कि जो नॉर्थ इंडिया में जो रिवर्स हैं, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो रिवर्स हैं, तो वो इंडस रिवर, उसका जो माउथ ऑफ द रिवर्स है वो इंडिया में है।
सो इंडस की फिर और उसकी और ट्रिब्यूटरीज भी आती हैं। तो जो ये पूरे 6 नदियां हैं उसमें 3 नदी तो ईस्टर्न साइड में फ्लो करती हैं, तो इंडिया में आती हैं। हाँ। बाकी 3 नदियां जो हैं वो ईस्टर्न में फ्लो करके वो वेस्ट में जाती हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान लोअर राइपेरियन देश है और हम अपर राइपेरियन देश हैं। तो ये एक्चुअली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में इंटरनेशनली ये एक समझौता होता है कि भाई जो लोअर राइपेरियन देश है उसको भी एग्रीकल्चर करना है, उसको भी हाइड्रो प्रोजेक्ट चलाने हैं, बिल्कुल, और उसको भी काफ़ी कुछ इंडस्ट्रियल काम करना है, तो पानी की बहुत बहुत ज़रूरत होती है। तो फिर ये अंडरस्टैंडिंग होती है। अब जैसे इंडिया इज अपर राइपेरियन, हम चाहें तो हम प्लग इन कर दें, पूरा पानी बंद कर दें और वो पानी के डाइवर्ट कर दें, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में कि पाकिस्तान भी हमारा नेबर है एंड ए स्टेबल नेबर इज ऑलवेज ए बेटर नेबर। तो इसको मद्देनजर रखते हुए 1960 में एक ट्रीटी हुई थी जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था और ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। अच्छा, सो इसमें 3 पार्टियां हैं जी, इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक। ठीक। और ये ट्रीटी में देयर इज नो, इसमें कोई क्लॉज नहीं है कि हम ट्रीटी को भंग करें, कोई क्लॉज नहीं है। ओके। तो अभी ये हमने क्या किया, हमने भंग नहीं की ट्रीटी, हाँ, हमने हेल्ड इन अबेयंस किया हुआ है। आई थिंक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो उनको मंथ में या जितना कि हमें इतना पानी ही सिर्फ देना है, तो हम 10 दिन रोक के 11वें दिन इतना पानी उनको दे दे रहे हैं, कुछ इस टाइप का है। ये सही है। हाँ। ट्रीटी में एक कमीशन बना, एक जॉइंट कमीशन बना, जिसमें कि पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, हिंदुस्तान के नुमाइंदे हैं और वर्ल्ड बैंक के भी कुछ नुमाइंदे हैं जो उसको सुपरवाइज करते हैं। अब ये कमीशन इसने बना के रखा था कि ट्रांसपेरेंसी इज मेंटेन। अगर हम अपना कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमें पाकिस्तान को बताना पड़ता है कि हम बना रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट होने वाला है। तो पाकिस्तान बोलेगा ये मुझे ज्यादा इफेक्ट होगा, तो इसलिए इसका डैम की हाइट कम कर दो या उसका विड्थ कम कर दो, या जो आपका रिजर्वॉयर है उसको जरा शैलो कर दो। ये सब, तो ये सब बातें चल रही थी 1960 से अभी तक चल रहा था। अच्छा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि पाकिस्तान का सर्वाइवल वो 3 नदियों में बहुत निर्भर करता है। 80% ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान ये 3 झेलम, चेनाब और इंडस, ये तीनों रिवर वहाँ फ्लो करती हैं और उसका कंट्रोल हमारे हाथ में। अब जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी की उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट किया कि 80% जो पानी है वो हम पाकिस्तान को दे देंगे और 20% हम इस्तेमाल करेंगे। हाँ। तो ये हमारा चल रहा था। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस का क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। अच्छा। शादी में हस्बैंड वाइफ लड़ाई करते रहते हैं और कभी भी तू मैं भी करते रहते हैं, गाली गलौज भी हो जाती है और कहीं तो ज़्यादा मारपिटाई भी हो जाती है, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि मैं आपको डिवोर्स करने वाली हूँ जी। अब ये सोचिए कि अगर किसी शादी में कोई बोला आई वांट टू डिवोर्स यू, मैं आपसे तलाक लेना चाहती हूँ, तो सडनली पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो जो शादी में जो एक चीज़ें जो एक स्ट्रिक्ट नो है वो है कि भाई तलाक का मुद्दा उठाना, क्योंकि हमने देखा अपनी तरफ 80-90% इंडिया में शादी जो होती है वो अरेंज मैरिज होती है और डिवोर्स रेट बहुत ही कम है। इसका मतलब ये है कि लोग इस बारे में सोचते भी नहीं है। चलो लड़ाई करो, तू तो मैं कर लो, लेकिन कभी सोचते नहीं कि हम डिवोर्स की तरफ हैं। सेम इज अगर यहाँ अप्लाई करो एनालॉजी को, कभी भी इंडिया पाकिस्तान में 4 लड़ाइयाँ हुई हैं, काफी वाद विवाद हुए हैं इंटरनेशनल फोरम में, एक दूसरे की बुलाई वो तू मैं में होती रहती है, लेकिन कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी को किसने छुआ तक नहीं। अब हमने उसको भी छू लिया है। हाँ। तो ये एक क्लियर मैसेज पाकिस्तान को गया है कि अब हम किस भी हद तक जा सकते हैं। सही। सर लास्ट ऐसी जैसे सेम ट्रीटी है बांग्लादेश के साथ भी ट्रीटी है हमारी। अच्छा। गंगा वाटर ट्रीटी थोड़ा सा उस पे। हाँ, तो वो ट्रीटी जो है वहाँ पे जो गंगा रिवर जो उधर जाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर जाती है, बांग्लादेश में जाती है, तो वो लोअर राइपेरियन, हम अपर राइपेरियन है। तो वहाँ भी हमने कुछ फर्क का बैराज बनाए हैं, तो उसमें हाइट कम की, वो करना पड़ता है क्योंकि क्या है कि भाई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में आपको करना पड़ता है। तो वहाँ पे भी अब ये बांग्लादेश भी समझ जाएगा कि इसमें इंडस वाटर ट्रीटी जो कि इट वाज अ स्ट्रिक्ट नो, द होली ग्रेल, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता का होली ग्रेल है वो, उसको आपने टच कर दिया, तो हमको भी टच कर सकते हैं। और इसका एक और रिपरकशन है, हम लोअर राइपेरियन है, चाइना अपर राइपेरियन है, और ब्रह्मपुत्र और 1-2 और रिवर जो वहां से इधर आती है वो कर सकते हैं, तो हमारी हालत तो वो भी खराब कर सकते हैं। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस करने का बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लिया होगा, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और
मुझे खुशी है कि आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा। नहीं सर, आपसे मैं शायद इतना नहीं जानती जितना आपने मुझे बताया, और मुझे दर्शकों को भी काफ़ी इससे नॉलेज हुई होगी। लास्ट क्वेश्चन सर आपसे पूछूंगी, पूरे इंटरनेशनल फोरम पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत कहाँ स्टैंड करता है? मेरे ख्याल से तो बहुत ही ऊपर स्टैंड करता है। इसका भी रीज़न है जी, हमने जो बोला वो किया। हमने अपने पॉलिटिकली हमने पूरा अपना जो मैंने बताया थे आपको, पॉलिटिकल उद्देश्य और मिलिट्री उद्देश्य और साइकोलॉजिकल उद्देश्य हमने तीनों पूरे किए। उसके बाद हम रुक गए। हाँ। पूरे वर्ल्ड को पता है हमारी कितनी ताकत हमारी है, कितनी ताकत उनकी है। पूरे वर्ल्ड को पता है कि जो पहलगाम में हुआ वो बहुत ही दर्दनाक घटना थी एंड स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान। पूरे वर्ल्ड को पता है और पूरा वर्ल्ड अगेंस्ट टेररिज्म है। सो हमारा पड़ा तो वैसे भी ऊपर था। हाँ। भारी था हमारा पहले भी। बिल्कुल। अब हमने ये बता दिया कि हमने उसको थप्पड़ मारा और जोर से थप्पड़ मारा और हम रुक गए। अब उसने चाकू निकाल दिया तो हम क्या करेंगे? हमने फिर गन निकाली और उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया। और जैसे ही उन्होंने सीज़फायर की मांग की, हम एग्री कर गए। अगर हम चाहते और बदला लेने की इतनी भावना होती, जो कि एक इमेच्योर कंट्री की होती है, बिल्कुल वो और जाते और टैंक घुसा देते अंदर ये सब, और एक बार टैंक वॉरफेयर शुरू हो जाता, अगर हमारे सोल्जर्स पाकिस्तान के अंदर घुस जाते तब वो वॉर ऑफ एट्रिशन शुरू हो जाता, क्योंकि उसको फिर कैलिब्रेट करना बड़ा मुश्किल होता है। अब हमने एयर वॉरफेयर किया, वी कैलिब्रेटेड। साथ अब जो उड़ान भरी साथ है उसका 8 तारीख के बाद सब हमने भी कुछ उड़ान नहीं भरी, उन्होंने भी कुछ उड़ान नहीं भरी, सिर्फ मिसाइल से वॉर किया। जो आप देखते थे ना पुराने वो हिंदी पिक्चरों में, वो लव कुश पिक्चर में, वहां से बाण आ रहे हैं, बीच में रोक दिया। हाँ, तो वो जानबूझ के क्या, दैट कैन बी कैलिब्रेटेड, लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड कैन नॉट बी कैलिब्रेटेड। तो इतनी सूझबूझ दिखाई हमने पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि हम कितनी मैच्योर डेमोक्रेसी है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कितनी सक्षम है सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। सो ऑब्वियसली हमारा जो इंटरनेशनल जो वैल्यू है वो बहुत हाई हो गया। थैंक यू सर, आपको मेरे प्रोग्राम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे हिसाब से दर्शकों को भी काफ़ी कुछ समझने और सीखने का मौका मिला होगा। मैं अपने प्रोग्राम वंदे मातृभूमि की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हमारी टीम की तरफ से भी आपका बहुत बहुत आभार। और आगे फिर आपसे मैं समय चाहूँगी, आप ज़रूर मुझे समय देंगे, और फिर आगे इसी चर्चा को और भी गहराई तक जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इससे हमने ये बताने की कोशिश की, पाकिस्तान जितनी बार अटैक करेगा हमारे ऊपर, हम उससे डबल अटैक करके उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान ने जैसे एक रणनीति अपनाई थी हमें मुस्लिम और हिंदू करके हमारे गृह युद्ध में झोंकने की, उसको हमारी जनता ने नाकाम किया है, और हम इस तरह की कोशिश को हमेशा नाकाम करते रहेंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि हमारी जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी, हमारी सेना के साथ खड़ी रहेगी, और अपना भरोसा विश्वास हमारे सेना के साथ रखेगी, और पाकिस्तान ने जो हमारे साथ चाल चली हमें डिवाइड करने की, उस पे हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे। अपने आर्मी पे भरोसा करेंगे, अपने लीडरशिप पे भरोसा करेंगे। और इसी के साथ नए कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए वंदे मातृभूमि।